morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine. जो भी कोई हमें देख रहा है, जहाँ कहीं से हमें देख रहे हैं, welcome to the class. This is our English language program और I am Miss Kamal George. We are doing sentences क्योंकि हम sentences बना रहे हैं with the tenses actually. 3 तरह के टेंसेज हैं जो हमने किए हैं. वी आर ऑन द लास्ट टेंस विच इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ आवर कोर्स, क्योंकि हमारा यही पर्पस था कि आपको टेंसेज तक हम ये कोर्स करवाएंगे. सो वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड, क्योंकि फ्यूचर टेंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम वो करा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल गो टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था. फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा था, दैट इज सब्जेक्ट प्लस विल plus have plus third form of verb. मैंने लास्ट टाइम past participle लिखा था. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को आप past participle भी कहते हैं. तो अगर आप कहीं ये लिखा हुआ देखें, प्लीज़ डू नॉट थिंक कि ये क्या है. जब हमने फॉर्म्स की थी उसमें भी हमने ये नेम्स यूज़ किए थे. ओके हमने एक सेंटेंस बनाया भी था. ये हम बात करते हैं इसका मतलब यूज़ कहाँ किया जाता है. ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइप पे हुआ हो. मैंने जहाँ पे एंड किया था मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं. व्हाट आर टाइम एक्सप्रेशंस? जो आपको ये आइडिया देते हैं कि आपने जिस तरह फ्यूचर की बात करनी है तो उसमें आपको ये टेंस यूज़ करना होगा. उनको हम कहते हैं टाइम एक्सप्रेशंस और टाइम रेफरेंसेस. बाय, उसके साथ आप बाय टुमारो लिख सकते हैं, बाय इवनिंग लिख सकते हैं, बाय फ्राइडे. यानी बाय यहाँ पर लग क्यों रहा है? यानी अगर मैं लिखती हूँ बाय टुमारो यानी कल तक, अगर मैं लिखती हूँ बाय फ्राइडे फ्राइडे तक, अगर मैं लिखती हूँ बाय इवनिंग शाम तक, बाय का मतलब ये होता है. या फिर हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस तरह से कोई वर्ड आ सकता है. और बिफोर, ये भी मैं साथ यूज़ करके आपको बताऊंगी. या तो हम किसी टाइम रेफरेंस के साथ लिख सकते हैं बाय 8 o'clock. ये सिर्फ जनरली आपको ये बताने के लिए कि कैसे टाइम एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. क्योंकि अब जो हम सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें मैं इनका यूज़ करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ यू कैन अप्लाई दीज टाइम एक्सप्रेशंस. क्योंकि ये बता रहे हैं आपको कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, वो ये कर चुकी होगी, गेस्ट्स आ चुके होंगे, वो जा चुके होंगे. तो मतलब हम उसमें एक टाइम एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करते हैं जिसकी बेसिस पर हम ये टेंस यूज़ करते हैं. सारा केक बेक कर चुकी होगी इससे पहले कि उसकी मदर आए. यानी उसकी मदर के आने यानी पहुंचने से पहले वो केक बेक कर चुकी होगी. ये मेरी प्रेडिक्शन हो सकती है कि मैं ये बता रही हूँ कि तब तक वो किसने केक बेक कर लिया होगा जब इससे पहले कि उसकी मदर पहुँचे घर, wherever she is arriving, मोस्टली द होम, या जहाँ भी से वो पहुँचेंगी उनके आने से पहले वो केक बेक कर चुकी होगी. उस एक्सप्रेशन के साथ मैंने लगाने के लिए क्या किया है, आपको साथ मैंने टेंस कौन सा यूज़ किया है यहाँ पर. द टेंस हियर इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट क्या है यहाँ? सबा. विल ऑक्सिलरी वर्ब है, एज इट इज़ लगा है. एंड देन हैव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो सबके साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा. सब्जेक्ट चाहे आपका गर्ल हो, बॉय हो, आई वी यू दे, कुछ भी हो, आपने इसी तरह ही उसको यूज़ करना है. बेक्ड, बेक्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड बेक. जो वर्ब है बेक उसकी सेकंड फॉर्म भी बेक्ड है और थर्ड फॉर्म भी बेक्ड है. यानी चाहे आप बेक लिख रहे हैं तो आपने सेकंड फॉर्म लिखनी है तो भी बेक्ड होगा, थर्ड फॉर्म लिखनी है तो भी बेक्ड ही होगा. लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म्स ही यूज़ करनी है तो यहाँ पर क्या आएगा? बेक्ड. बिफोर हर मदर अराइव, से पहले कि उसकी मदर पहुँचे उससे पहले वो केक बेक कर चुकी होगी.
वी विल हैव लर्नड द लेसन बाय द एंड ऑफ द डे। दिस डे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा अगर आप आज के ही दिन की बात कर रहे हैं, यानी आज दिन ख़त्म होने तक, दिन के ख़त्म होने तक हम लेसन याद कर चुके होंगे। यानी कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि जी कब याद करेंगे आप लेसन, आप उसको ये बताना चाह रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हुए कि हम बाय द एंड ऑफ द डे, यानी आज का दिन ख़त्म होने तक हम ये लेसन याद कर चुके होंगे। बिकॉज लर्न यानी याद करना, फर्स्ट फॉर्म learnt एन के साथ टी है, एंड learnt अगेन। learnt कहीं कहीं आप इसको learned भी लिखा हुआ देखेंगे, उससे आपने परेशान नहीं होना, ये दोनों फॉर्म्स करेक्ट हैं। यानी सेकंड फॉर्म में learned भी यूज़ हो सकता है और थर्ड फॉर्म में भी learned यूज़ है। ये दोनों ही चीज़ें जब भी ये वर्ब इस तरह से यूज़ होता है, चाहे टी के साथ हो या ईडी के साथ हो, इट्स करेक्ट। अगर आप यहाँ मैं लिखती हूँ वी विल हैव लर्नड, LEARNED, वो भी करेक्ट है, बिकॉज लर्न की फॉर्म्स जो हैं वो ईडी के साथ भी लिखी जाती हैं और टी के साथ भी लिखी जाती हैं, इसलिए आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट में आप काफ़ी जगह लर्नड लिखा हुआ भी देखेंगे और लर्नड भी देखेंगे, तो आगे आपको दोनों चीज़ें पता हो, क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स यूज़ होती हैं। मैंने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ की है? थर्ड फॉर्म, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ नहीं होती, सेकंड भी नहीं होती। जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करते हैं तो हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म। तो ये तो थोड़ी सी एग्जांपल है सिर्फ आपको ये बताने के लिए किस तरह से आपने इसको, अब ये देखें टाइम रेफरेंस मैंने क्या दिया है, बाय द एंड ऑफ द डे, यानी दिन खत्म होने तक हम ये याद कर चुके होंगे। यानी मैं आपको एक टाइम एक्सप्रेशन के साथ बता रही हूँ कि आज दिन खत्म होने से पहले हम ये काम कर चुके होंगे, हम ये याद कर चुके होंगे। या मैं लिखती बाय फ्राइडे, बाय इवनिंग, बाय टुमारो, बाय 8 o'clock आई विल हैव ईटन माई लंच, यानी 8 लंच तो नहीं कहना चाहिए, 8 तो शाम होती है और सुबह होती है, बल्कि कहना चाहिए बाय 8 o'clock 8 PM अगर मैं कह रही हूँ आई विल हैव ईटन माई डिनर, क्योंकि शाम 8 PM है तो डिनर होगा, अगर 8 AM है तो ब्रेकफास्ट होगा। सो मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस में बाय 8 o'clock लिखती हूँ, यानी कल 8 बजे तक या 8 बजे तक मैं नाश्ता कर चुकी होंगी, अगर 8 AM कह रही हूँ और 8 PM कह रही हूँ तो डिनर कर चुकी होंगी। ओके, सो ये सिर्फ टाइम एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दीज आर लाइक सिग्नल वर्ड्स, कि अगर आपको पता है कि आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आने वाला कल हो सकता है, आने वाला दिन हो सकता है, आने वाला मंथ हो सकता है, आने वाला कोई साल हो सकता है, या शाम की बात आप करते, कोई भी आने वाला टाइम जिसमें ये काम हो चुका होगा, क्योंकि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा जब तक वो टाइम आता है, तो आप उस एक्सप्रेशन के साथ हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। ओके, नाउ विल गो टू नेगेटिव सेंटेंसेस। जब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं इसी टेंस के, तब आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसीलिए मैंने पास्ट पार्टिसिपल लिखे रहने दिया, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ भी यूज़ होनी है। और हम क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि अब हमने नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि थर्ड फॉर्म के साथ आपने वे और यहाँ तो थर्ड फॉर्म लगेगी, हैव भी वैसे ही लगेगा, लेकिन विल नॉट। और अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो वॉन्ट, क्योंकि विल नॉट का या विल का इस्तेमाल हर टेंस में हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर, और फ्यूचर में विल या शैल का यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। ही won't have any plan song he won't have sung the song by evening। want की बेसिकली मैंने will not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है, यानी कि वो गाना नहीं, मतलब शाम तक गाना नहीं गा चुका होगा। यानी अगर मैं इसको बता रही हूँ कि शाम को वो गाना नहीं गा चुका होगा, यानी ये एक्शन नहीं हुआ होगा, कल शाम तक उसने गाना नहीं गाया होगा, तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ? गा चुका, ज़रूरी नहीं कि चुका ही लगाया जाए, मैं भी कह सकती हूँ शाम तक उसने गाना नहीं गाया होगा,
तो इसका मतलब ये कि फ्यूचर में, यानी शाम की बात हो रही है, इसने ये नहीं किया होगा, तो इसका मतलब है ये भी फ्यूचर की ही बात हो रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि चुका है या चुकी है ही साथ लगे। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट भी किया था तो मैंने कहा था कि ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा तो वो कर चुका है, ये कर चुके हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखा जाए उर्दू में। उर्दू में इसको हम ऐसे भी उसने कर लिया है, वो उसने दे दिया है। इसी तरह इसमें भी एक्सप्रेशन जब आप फ्यूचर में लिखते हैं ज़रूरी नहीं कर चुका होगा ही हो, इट कैन बी कर लिया होगा, दे दिया होगा, उसने नहीं गाया होगा। ये सारे एक्सप्रेशन फ्यूचर परफेक्ट के ही हैं इन उर्दू। लेकिन जब आपको इनको इंग्लिश में लिखते हैं, यू फॉलो दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको ये कहता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, विल, नॉट, विद, हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर आपने विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, वॉन्ट। हैव वैसे ही लिखा है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, यानी सिंग, सैंग, संग। साथ साथ मैं इसलिए भी लिख देती हूँ कि आपको पता हो कि हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, यानी उसने गाना नहीं कल, यानी शाम तक उसने गाना नहीं गाया होगा। सो ही वॉन्ट हैव, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया गलती से, वो इसलिए कि मैं ये शो कराना चाह रही थी कि उसके साथ लगाना है, पर ऑब्वियसली सेंटेंस में आपने प्लस नहीं लगाना। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम आपको ये स्ट्रक्चर बताते हैं कि इसका क्या है, इसलिए मैं यहाँ प्लस का वर्ड यूज़ करती हूँ, यानी ये चीज़ इसके साथ लगानी है, लेकिन नॉट इन दीज सेंटेंस, यहाँ गलती से मैंने लगा दिया। ओके, ही विल नॉट हैव संग द सॉन्ग बाय इवनिंग। अगेन, अब बाय इवनिंग क्या है आपका, टाइम एक्सप्रेशन, यानी शाम तक उसने नहीं गाया होगा, यानी ये वो आपको चीज़ बता रहा है कि ये आने वाली शाम की बात हो रही, जो गुजरी है उसकी नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर है। यानी जो आने वाला दिन है, या आने वाली शाम है, या आने वाला हफ्ता है, या आने वाला साल है, या आने वाला महीना है। सो बाय वो इंडिकेट कर रहा है कि ये होने, वो आने वाली चीज़ है, उसमें ये नहीं हुआ होगा, ऐसे नहीं किया होगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Now one more example. You will not have done your work by Monday, यानी मंडे तक तुमने अपना काम नहीं किया होगा, यानी तुमने अपना नाम नहीं कर चुके होगे, या तुमने अपना काम नहीं किया होगा। कब तक, मंडे। अगेन मेरा टाइम एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, मंडे तक, यानी मंडे जो आना है, फ्यूचर की बात हो रही है। विल नॉट, वही जो हमने फॉर्मूला लगाया था, सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी तुम। हैव वैसे ही लगाया है, डू, डिड, डन, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डू। अगर सेकंड होती तो डिड का मैं यूज़ करती, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है तो मैंने क्या यूज़ किया है, डन। और हैव वैसे ही लगाया है, और आगे सब्जेक्ट है, योर वर्क, या आगे कंटिन्यूशन है सेंटेंस की, एंड बाय मंडे इज़ योर टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि इस रेफरेंस से मैं बात करेंगे मतलब मंडे तक तुमने ये काम ख़त्म नहीं किया होगा। अब हम थोड़ा बात करेंगे विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि अभी ये तो आपके नेगेटिव खत्म हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि मैं अब इसके बाद आपको कराऊंगी क्वेश्चंस, उसका फॉर्मूला क्या है, पर उसके बाद हम यूजेज भी देखेंगे कि मतलब किन किन स्टेट्स में आप परफेक्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अप्लाई कर सकते हैं इन इंग्लिश। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन वाली एग्जाम्पल्स कर लें। अगर आपने इसके क्वेश्चंस बनाने हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, और हम पिछले सेंटेंस में मैंने हर सब्जेक्ट के साथ आपको बना के दिखाया था, और इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसमें हर सब्जेक्ट के साथ अलग से एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप वहाँ इसको और डिटेल में एग्जांपल्स देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम, और मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना कि इसको कैसे बनाना है, इसलिए मैं हर एक सब्जेक्ट नहीं अब लिख रही हूँ, सिर्फ जो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ कर रहे हैं। और अगर आपको और डिटेल पढ़नी है, प्लीज़ सी द नोट्स। ओके, क्वेश्चंस के लिए आप क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, विल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पर क्या हुआ है, थर्ड फॉर्म लाइक योर पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि आपकी थर्ड फॉर्म के साथ, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है, आगे कोई टाइम रेफरेंस होगा,
कोई भी दिया जाएगा आपको टाइम लग सकता है। अब आप सवाल करें क्या ये किया होगा, क्या उसने ये कर लिया होगा, क्या वो वहाँ जा चुकी होगी, क्या ये कर चुके होंगे। इस तरह के जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं उनमें आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आपने जो उसका फॉर्मूला है यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, विल पहले, देन सब्जेक्ट कैन बी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हैव सबके साथ लगाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप यूज़ करें, एंड थर्ड फॉर्म। अब वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है आपने, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम बनाते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। विल दे हैव slept by 10 o'clock. क्या वो 10 बजे तक सो गए होंगे, यानी will they have slept by 10 o'clock, यानी 10 बजे तक, मैं ये पूछ रही हूँ उनसे, क्या वो 10 बजे तक सो गए होंगे। सो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखती हूँ, अब देखें विल आया है पहले, दिस इज़ योर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो है बेसिकली आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और ये हम कर चुके हैं, प्लीज़ री वॉच दोज एपिसोड्स अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है। इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, इसीलिए ये आपको कराए थे बिकॉज ये एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं सेंटेंस बनाने में, इसलिए हमने ये टाइप्स आपको कराई थी बिफोर स्टार्टिंग द टेंसेस। ओके, विल वैसे लगा। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, दे, यस, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या हुआ है, सब्जेक्ट नेगेटिव में और पॉजिटिव में क्या था, सब्जेक्ट पहले था और उसके बाद विल का यूज हुआ था एंड देन हैव। लेकिन अब जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसमें क्या हुआ है, विल पहले चला गया और सब्जेक्ट क्या आ रहा है, विल के बाद। तो विल पहले लिखें, जब आपने क्वेश्चन बनाना है तो आपने सिर्फ इन दो वर्ड्स को चेंज करना है, उनकी पोजीशन चेंज करनी है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन सब में पहले सब्जेक्ट है फिर विल, आगे हैव एंड थर्ड फॉर्म एंड इट गोज ऑन। लेकिन इन योर क्वेश्चंस नेगेटिव में भी आपने कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ विल के साथ नोट लगाना था, बाकी स्ट्रक्चर सारा वही था। लेकिन क्वेश्चन में फ्यूचर परफेक्ट के आपने क्या किया है, विल फर्स्ट देन सब्जेक्ट, बाकी आगे सेंटेंस सारा वैसे ही है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। सिर्फ चीज़ें कौन सी मैंने दो चेंज की हैं, ये सब्जेक्ट एंड विल विच इज़ योर ऑक्सिलरी वर्ब, ये मैंने चेंज किया है। विल को मैं पहले ले गई हूँ और सब्जेक्ट बाद में। क्या उसके आने से पहले तुम ऐसे ख़त्म कर चुके होगे, यानी विल यू क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैंने अब सवाल क्या किया, मैं किसी से पूछ रही हूँ कि क्या तुम ये ऐसे ख़त्म कर चुके होगे उसके आने से पहले। उसके मैंने यहाँ ही लगाया, यानी किसी लड़के की बात हो रही, उसके आने से पहले नहीं, उसके पहुँचने से पहले क्या आप ये ऐसे ख़त्म कर चुके होगे, या आप या लिख चुके होगे कि आपने ख़त्म कर लिया होगा। तो इन तीनों उर्दू की जिस तरह मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उनके साथ जो इंग्लिश में आप जब इस सेंटेंस को बोलेंगे तो क्या करेंगे, विल यू हैव फिनिश्ड द एसे बिफोर ही अराइव्स, उसके आने से पहले क्या तुम ये कर चुके होगे या ख़त्म कर चुके होगे। फिनिश इज़ द फर्स्ट फॉर्म, फिनिश्ड फिनिश्ड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लगेगा थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। और अगेन विल मैंने पहले लिखा है, यू इज़ another subject. So this is what I wanted to explain you कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर आपने बनाने हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, क्योंकि टेंस सिर्फ ये सेंटेंस नहीं है, देयर आर मेनी सेंटेंसेस, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस बोलना कैसे है, उसको लिखना कैसे है, उसको अगर आप कोई उर्दू में वर्ड बात करते हैं उसको इंग्लिश में जब आपने बोलना है यूजिंग दीज टेंसेज, बिकॉज यही 3 टेंसेज का इस्तेमाल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके अलावा और कोई टेंसेज नहीं है, प्रेजेंट
पास्ट और फ्यूचर। इन्हीं तीन के साथ जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा टेंस कहाँ और क्यों यूज़ करना है और किस तरह से करना है। दिस इज़ वाई वी आर डूइंग दिस। अब हम करेंगे जस्ट यूजेज, स्टडी करेंगे कि इसकी एग्जैक्टली कैसे कैसे यूज़ हो रहा है विद वन एग्जाम्पल। पहला यूज़ क्या है, ऐसे एक्शन जो एक सर्टेन टाइम से पहले ख़त्म हो चुके होंगे फ्यूचर में, उनमें आप इस्तेमाल करते हैं इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फॉर एग्जाम्पल, अब जो टाइम एक्सप्रेशन अगर आप नोट करें वो मैंने पहले लगाया है, यानी मैं बाय 8 o'clock एंड में नहीं पहले भी लिख सकती हूँ। जितने पिछली हमने एग्जांपल्स की उसमें मैंने टाइम एक्सप्रेशन हमेशा एंड में लगाया था, आप पहले भी लगा सकते हैं। अब ये लिखा मैंने क्या है, बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान। टेक ऑफ करता है ना प्लेन, तो टेक ऑफ का मतलब होता है यानी प्लेन हैज़ टेकन ऑफ, यानी वो रनवे पे भागता है, देन द प्लेन टेक्स ऑफ, तो यानी कि वो उड़ गया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि कल 8 बजे तक मैं टेक ऑफ कर चुकी होंगी फॉर जापान, यानी कि मैं जापान जा रही हूँ और कल 8 बजे तक मैं जा चुकी होंगी। कहाँ? जापान। जापान के बारे में मैंने अगर यहाँ लिखा है और 8 o'clock का मैंने टाइम रेफरेंस दिया है यहाँ कि कल इस टाइम तक आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, यानी मैं जापान के लिए टेक ऑफ कर चुकी होंगी या कर चुका होगा। ये आपका पहला यूजेज है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आपने ऐसी जगह कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड से पहले ये काम हो गया होगा, तब मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूंगी। ये पहला यूज़ है, इसलिए मैंने ये क्योंकि देखें 8 o'clock कल यानी इससे पहले तक, यानी 8 बजे तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, यानी जब 8 बजेंगे उससे पहले मैं यहाँ नहीं होंगी, यानी इस टाइम से पहले आई विल हैव टेकन ऑफ। तो मतलब ये है कि एक सर्टेन टाइम से पहले ये काम हो चुका होगा। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे एक सर्टेन टाइम से पहले ये काम हो चुका होगा, वहाँ मैं किसका यूज़ करूँगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यहाँ हम स्टॉप करेंगे, 2 more यूजेज आर देयर, क्योंकि यूज़ हमने पढ़ना है कि कैसे यूज़ करने हैं विद एग्जाम्पल, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी अपना साम क्योंकि हमने कंप्लीट करना है, तो मैं आज यहाँ स्टॉप करूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में वी विल कंटिन्यू। अभी हम साम की तरफ जाएंगे, साम 91। हम साम 91 कर रहे हैं और आज हम 14 वर्सेस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 15th वर्स से। ओनली 1 more टू गो। इसको ज़रा उर्दू में कोई आके पढ़ देगा यहाँ प्लीज़, आप में से नज़ीम भाई आप ही आ जाएं, किसी के पास उर्दू की बाइबल है तो उसमें पढ़ दें, फिर मैं इसको इंग्लिश में बताती हूँ। थोड़ी सी लंबी वर्स है। चलें। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। आमेन। 15th वर्स और इंग्लिश में क्या है, He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble and I will deliver him and honor him. मैंने यहाँ सेमी कॉलन का इस्तेमाल क्यों किया है, हमने पंक्चुएशंस पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूएशन सेंटेंस की जो अगला सेंटेंस पिछले से रिलेटेड है, मगर
आगे आपने लिखना है, ज़्यादा लंबा सेंटेंस आप एक ही गो में नहीं लिख सकते, तो आप सेमी कॉलन लगा के अगला पार्ट लिखेंगे उसी सेंटेंस का, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस सेंटेंस, इसलिए मैंने सेमी कॉलन लगाया है। लेकिन ये वर्ड्स ये है कि नहीं आपने खुदा को पुकारा, आई विल आंसर हिम, नहीं खुदा कह रहा है आई विल बी विद हिम इन ट्रबल, आई विल डिलीवर हिम एंड ऑनर हिम। HONOR ऑनर के स्पेलिंग भी ठीक हैं, और HONOUR ब्रिटिश इंग्लिश में लिखे जाते हैं, बोथ आर करेक्ट। आपने मेरे पीछे बोलना है, देन विल फिनिश इट। ही विल कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर हिम, I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Amen. Thank you so much. See you next time in the next episode. Take care. God bless you.